एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डॉक्टर बनने के लिए बीएमएस का रास्ता चुनते हैं, मीन्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो क्या आपका करियर स्कोप होगा, क्या आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी होगी और आपको किस लेवल तक की सक्सेस मिलेगी। तो चलो पॉइंट पे आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि मैंने अभी इसके पहले बीएससी नर्सिंग की एक्सपेक्टेड सैलरी और साथ ही साथ बीएससी नर्सिंग वर्सेस बीएमएस का एक कंपैरेटिव वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न थी कि बीएससी नर्सिंग की तो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है बट बीएमएस के लिए उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं आती है, या फिर कहूँ बीएमएस करने के बाद गवर्नमेंट वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती है। तो क्या कैरियर स्कोप होगा, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, आपको जॉब कैसे मिलेगी, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इस टॉपिक पे बात करने के पहले ये कोर्स है क्या, इसका थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से। तो बीएमएस मीन्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये 5.5 ईयर का ही कोर्स होता है, जैसे कि एमबीबीएस 5.5 ईयर का कोर्स होता है। मैं एमबीबीएस के साथ कंपेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीएमएस बीडीएस को लोग उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जितनी कि एमबीबीएस को देते हैं, तो इसलिए मैं इस कोर्स के साथ आपके बीएमएस को कंपेयर करके कोर्स ड्यूरेशन बता रही हूँ। सो 5.5 ईयर की आपको बीएमएस करनी होती है, जिसमें से कि आपका प्रोफेशनल ईयर होता है, जैसे कि 1.5 ईयर का फर्स्ट प्रॉफ ईयर होगा आपका, फिर नेक्स्ट 1.5 ईयर का आपका सेकंड प्रॉफ होगा, देन थर्ड जो आपका 1.5 ईयर होगा उसमें आपका थर्ड प्रॉफ होगा। जब आप ये डेढ़ साल बोलूँ या 1.5 ईयर के 1.5 ईयर 1.5 ईयर ऐसे 3 फाइनल एग्जाम दे लेंगे तब आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो जाते हो। फिर लास्ट के आपके 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपका आयुष प्लस जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होंगे उसमें आपकी पोस्टिंग लगाई जाएगी, तो आपका क्लिनिकल एक्सपोजर का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके इंटर्नशिप ड्यूरेशन में। सो अब आयुष के करिकुलम की बात करें, एकेडमिक करिकुलम, तो ये इसमें आपको आयुर्वेद साथ ही साथ मॉडर्न मेडिसिन, मीन्स आपको भी पता होगा कि आयुर्वेद हमारे ही देश का एक मेडिसिन सिस्टम है और ये तब से चला आ रहा है जब मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, उसके पहले से आयुर्वेद है। बट आज के हम यूथ ने ही इसे इतना ज़्यादा डीपॉपुलराइज कर दिया है, इतना ज़्यादा इसका लेवल डाउन कर दिया है कि जब कोई आयुष में एडमिशन लेने की बात करता है, बीएमएस में एडमिशन लेने की बात करता है, तो उसको डाउट होता है कि क्या एडमिशन लेने का डिसीज़न मेरा सही रहेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बीएमएस के डिसीज़न की बात करूँ तो बीएमएस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और एमबीबीएस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, बीडीएस की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। ये जो कंपैरिजन सेट किया है ना हमने कि एमबीबीएस सुपीरियर है फिर बीएमएस है फिर बीडीएस है, या फिर एमबीबीएस सुपीरियर है उसके बाद बीडीएस है फिर बीएमएस है, तो ये जो कंपैरिजन या फिर लेवल सेट किया ये हमने सेट किया है। एक्चुअल में क्या होता है, एमबीबीएस की अपनी वैल्यू है, बीएमएस की अपनी वैल्यू है और बीडीएस की अपनी वैल्यू है। मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन अराइज करती हूँ, आप खुद सोचना और आंसर देना। आप मुझे बताओ, अगर आपको टूथ का कोई इशू है तो क्या आप न्यूरोसर्जन के पास जाओगे या फिर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे। न्यूरोसर्जन मीन्स वो जो आपके न्यूरल सर्जरी, ब्रेन वगैरह की सर्जरी करते हैं, आप उनके पास जाके कहोगे कि मेरे टूथ में इंजरी है, आप इसकी सर्जरी कर दो। या फिर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट जो दिल हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाके आप बोलोगे कि मेरे टूथ में पेन हो रहा है, मुझे गम स्वेलिंग है, तो आप प्लीज़ इसके लिए मुझे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो। ऑफकोर्स वो मे भी प्रिस्क्राइब कर दे, बट अगर आपको दांत की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली बात है कि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू है, डेंटिस्ट की वैल्यू है ना। तो अब वैसे ही आयुर्वेदा भी है कि अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है या फिर एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, उनके पास आयुर्वेद एज वेल एज मॉडर्न साइंस या मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम का भी पूरा नॉलेज है, वो अपने पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रीट कर रहे हैं, तो आप उस डॉक्टर को प्रेफर करोगे जिससे आपकी जो डिजीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के अच्छे से ट्रीट हो जाए। तो ये मैटर नहीं करता कि अगर आप एमबीबीएस ग्रेजुएट होकर के डॉक्टर बन रहे हो, बीएमएस ग्रेजुएट होकर डॉक्टर बन रहे हो या फिर बीडीएस करके डॉक्टर बन रहे हो। देखो, मैटर ये करता है कि आप कितने स्किल्ड डॉक्टर बन रहे हैं, आप अपने फील्ड में कितने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, आप अपने पेशेंट को कितना इफेक्टिवली ट्रीट कर रहे हैं। तो जो स्कोप की बातें कर रहे हैं जो लोग या फिर जिनको सैलरी को लेकर के डाउट आ रहा है, मैं उनको बता दूं कि अगर इंटरेस्ट है तो स्कोप है, इंटरेस्ट नहीं है तो स्कोप नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयुर्वेद में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, बीएमएस आपने चूज़ किया, तो सबसे पहले आपको अपने मन में ये रिग्रेट नहीं रखना है कि यार एमबीबीएस नहीं मिला इसलिए बीएमएस लिया। आप पहले तो एक्सेप्ट करके और प्राउड फील करके बीएमएस लो कि हाँ मैंने बीएमएस लिया है, मैं आयुर्वेद पढ़ूंगी, इसके साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन पढ़ूंगी। आपको ये देखो, आयुर्वेद अगर आप पढ़ रहे हो ना तो एक चीज़ याद रखना, आपने आयुर्वेदा नहीं चूज़ किया है, आयुर्वेदा ने आपको चूज़ किया है। होता ये है कि अगर आप आयुर्वेद को चूज़ करोगे तो देखो उसका मैं कुछ बेनिफिट आपको बता रही हूँ।
पहला प्लस पॉइंट तो आपके पास ये है कि आज का जो सिनेरियो है, एनवायरनमेंट का जो सिनेरियो, हम सबको पता है किस तरीके से डिजीज़ कंडीशन इतनी रैपिडली बढ़ रही है। मीन्स नए नए डिजीज़, हिंदी में कहूँ तो नए नए रोग हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में आयुर्वेद पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि पुराने ज़माने में क्या मेडिसिन सिस्टम होता था, किस तरीके से डिजीज़ को ठीक किया जाता था, कैसे इलाज होते थे। तो आपको जब पुराने टाइम का नॉलेज मिल रहा है, साथ ही साथ आपको मॉडर्न मेडिसिन मीन्स आज के टाइम में किस तरीके से डिजीज़ कंडीशन को ठीक किया जा रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जो चीज़ें अभी मे बी कोई लैक कर रहा है तो आप उसको रिलेट करके एंशिएंट मेडिसिन सिस्टम प्लस मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम को आप कोलैबोरेट कर सकते हो। आप दोनों को साथ में को रिलेट करके एक अच्छा ज़्यादा मतलब बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखो, अगर स्कोप बनाना है तो सबसे पहले स्किल्ड डॉक्टर बनो। मीन्स अगर आप बीएमएस में एडमिशन ले रहे हो तो पूरी शिद्दत और पूरे डेडिकेशन के साथ 5.5 साल की पढ़ाई करना, बिना रिग्रेट के कि यार एमबीबीएस काश लिया होता या थोड़ी और मेहनत कर लेते या नंबर अच्छे आते, ये रिग्रेट मत रखना। पूरी मेहनत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरी रिस्पेक्ट के साथ बीएमएस करना। तुम बीएमएस को जितनी रिस्पेक्ट दोगे ना अपनी पढ़ाई के टाइम पे, बीएमएस भी तुम्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद उतनी ही रिस्पेक्ट दिलाएगा। ठीक है। अब स्कोप की बात करें या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ जॉब की बात करें तो होता ये है कि जब आप 5.5 ईयर की बीएमएस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या होंगे। सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास ये होगा कि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करो एक्सपीरियंस के लिए। आरएमओ की पोस्ट पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिलती है, दैट इज़ रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर। उसमें ये होता है कि देखो आप फ्रिक्वेंटली तो नहीं कहूँगी, बट ऐसे आपने जनरली कई बार हॉस्पिटल में विजिट किया होगा तो आप वार्ड में देखते होंगे कि वहाँ पे क्या होता है कि एक जो डॉक्टर होते हैं या फिर एक इमरजेंसी डॉक्टर होते हैं वो 24/7 मतलब इमरजेंसी डॉक्टर की जो चेयर है उस पर 24/7 कोई ना कोई डॉक्टर बैठा होता है जिनको यहाँ पे डॉक्टर का बैच लगा होता है। तो वो कौन होते हैं? वो बीएमएस ग्रेजुएट होते हैं। उनकी शिफ्ट होती है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में आएंगे, फिर उसके बाद एक आफ्टरनून से इवनिंग शिफ्ट के लिए आएंगे और एक नाइट टू नेक्स्ट मॉर्निंग तक के लिए रहेंगे। तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो एक्चुअली बीएमएस ग्रेजुएट्स होते हैं। तो ये जो आरएमओ की पोस्ट होती है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर कहूँ गवर्नमेंट की भी वैकेंसी आती है, बट प्राइवेट की बात करूँगी क्योंकि वैकेंसी का कुछ अलग थोड़ा सा सिनेरियो है, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करोगे तो आरएमओ की पोस्ट पे जो आपकी स्टार्टिंग एवरेज सैलरी होगी। तो देखो, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने के पहले मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करेगा कि आपने किस लेवल का हॉस्पिटल ज्वाइन किया है। अगर हॉस्पिटल देखो हॉस्पिटल है आपका छोटा हॉस्पिटल है, जस्ट 20 बेडेड हॉस्पिटल है, ठीक है, ओपीडी भी काफ़ी कम है, तो अब वहाँ पे आप जाके 50,000 सैलरी की डिमांड करोगे तो वहाँ के ओनर आपको 50,000 नहीं देंगे ना, क्योंकि उनकी उतनी इनकम नहीं है, तो आपको 50,000 सैलरी क्यों देंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो जहाँ पे अराउंड 350 बेडेड हैं, वो हॉस्पिटल है, मतलब 350 पेशेंट पर डे वहाँ पे एडमिट हो रहे हैं। ओपीडी मीन्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें आप जस्ट आते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट लेते हैं और फिर अपने घर दवा वगैरह लेके चले जाते हैं। ऐसे पेशेंट या फिर ऐसे मरीज अराउंड 8,000, 9,000, 10,000 के अप्रॉक्स आ रहे हैं पर डे। तो अगर ऐसे हॉस्पिटल में आप आरएमओ की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 18,000 से स्टार्ट होती है, 25,000 तक रहती है। ये मैं एवरेज कह रही हूँ, 18,000 से 30,000 के बीच में भी हो सकती है, ठीक है, बट रेंज स्टार्टिंग में इतना ही रहता है। जैसे कि अब इसमें 19,000, 20,000, 22,000, 28,000, 29,000, 30,000, मतलब ऐसे करके आपकी 18,000 से 30,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी अगर आप आरएमओ की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तब। अब ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अब आप बीएमएस ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपके पास फुल अथॉरिटी है कि आप अपना आयुर्वेद क्लिनिक ओपन कर सकते हो। देखो, आयुर्वेद के साथ साथ आप मॉडर्न मेडिसिन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो मॉडर्न, बट उसमें ना कुछ रेस्ट्रिक्शन है। देखो, हर चीज़ का अपना एक लीगल रूल होता है, तो वो रूल भी आपको भी फॉलो करना होगा। कुछ मेडिसिन हैं जिसको आयुर्वेद या फिर कहूँ बीएमएस करने के बाद जो बीएमएस ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट उसका कुछ अलग सिनेरियो है, उसको थोड़ा डिटेल देखना पड़ेगा। जब आप बीएमएस करेंगे तो क्या रूल रेगुलेशन है वो आपको खुद उस टाइम पे पता चलेगा। तो आपके पास अपना खुद का आयुर्वेद क्लिनिक खोलने का ऑप्शन है। अब लोग आपके पास है कि अरे यार आयुर्वेद को आजकल पूछता कौन है, क्यों नहीं पूछेगा? आप मेरे को बताओ कि क्यों नहीं पूछे। अगर मुझे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, मुझे जॉइंट पेन है, ठीक है, मेरे को रिस्ट यहाँ पर जॉइंट पेन है। अब मैं एलोपैथी डॉक्टर के पास जा रही हूँ जो कि एमबीबीएस ग्रेजुएट, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रही, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। बट मुझे वहाँ से जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उससे मुझे नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब मैं एक आयुर्वेदिक
आयुर्वेदिक क्लिनिक में जा रही हूँ तो वहाँ पे जो मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा रिकवरी, मतलब एक अच्छा फील हो रहा है, मैं फील कर रही हूँ कि हाँ मेरा पेन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैं किसको प्रेफर करूँगी? दोबारा जब मुझे डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाना होगा तो मैं ऑब्वियस ही बात है ना आयुर्वेदिक क्लिनिक पे जाऊँगी। तो अगर आपको स्कोप बनाना है तो आपको इतना स्किल्ड डॉक्टर होना पड़ेगा कि आपको अपने 5.5 साल की BMS इतनी शिद्दत के साथ कंप्लीट करनी होगी कि जब आप अपना क्लिनिक खोलो तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आए और सबको अच्छी ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड करा पाओ। तो अगर स्कोप की बात करें कि आपको क्लिनिक आपका ओपन होगा तो आपको कितना स्कोप मिलेगा, तो देखो यार ये तो डिपेंड करता है ना कि आपके क्लिनिक पे कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं, आपकी फ़ीस कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपकी 300 फ़ी है, ठीक है, आप पर डे 10 पेशेंट देख रहे हो और आप मंथ में एक भी छुट्टी नहीं ले रहे हो, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक एवरेज बता रही हूँ आपको, तो आप कैलकुलेट कर लो कि आपका कितना आएगा। तो यही एक सिनेरियो होता है प्राइवेट क्लिनिक का, डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट कितने हैं। तो अगर आप प्राइवेट क्लिनिक खोलते हो और उसमें अपने सक्सेस रेट को काउंट करना चाहते हो प्रायरली, जस्ट ऐसे अभी सोच रहे हो जब आप BMS में एडमिशन लेने की, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके क्लिनिक में कितने ज़्यादा पेशेंट आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वेलनेस सेंटर, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे वेलनेस सेंटर होते हैं जहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर ही तो बता रहा होता है। तो आप बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो कि आप दिन में वेलनेस सेंटर पे जा रहे हो, फिर रात में आप कोई मतलब 2 से 3 घंटे आप अपने क्लिनिक में बैठ रहे हो। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस है कि आप जितनी ज़्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, जितने डिफरेंट फील्ड्स में आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। तो आपकी अर्निंग डिपेंड करेगी कि आप कितने ज़्यादा स्किल्ड डॉक्टर हो, आपकी नॉलेज कितनी हाई लेवल की है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ सिनेरियो आपके साथ शेयर किया है जब आप BMS जस्ट पास आउट करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए सोचते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उसमें क्या आपकी सैलरी रहेगी। तो जो लोगों को लगता है कि BMS करने के बाद सैलरी नहीं मिलती, अब वो मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर BMS करने के बाद सैलरी चाहिए तो BMS का जो कोर्स है 5.5 ईयर का, उसको बहुत मेहनत के साथ करनी होगी। और अगर मेहनत के साथ करने के बाद, अभी मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में आपको बताऊंगी, अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो आप अराउंड 1 लाख पर मंथ अर्न कर सकते हो। तो देखो BMS करने के बाद, जैसे कि आपको पता होगा कि BMS MBBS करने के बाद नीट UG आप क्लियर करोगे तो आपको MBBS मिलेगा, BMS मिलेगा। फिर उसके बाद MBBS में ये होता है कि MBBS कंप्लीट करने के बाद अगर आपको स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है तो आपको नीट PG क्लियर करना पड़ता है। वैसे ही अगर आप BMS चूज़ करते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो, फिर उसके बाद अगर आपको आयुर्वेद के फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए आपके लिए एक एग्ज़ाम होता है AIAPGT, मीन्स ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जब आप एक एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आयुष के जो पोस्ट ग्रेजुएशन के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि पंचकर्मा हो गया, शल्य तंत्र हो गया, शालक्य तंत्र हो गया, द्रव्य गुना, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें आप कुछ MD के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ MS के सब्जेक्ट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स और आपके रैंक पे आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होता है। उसके बाद जो टॉप लेवल के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि BHU हो गया, NIA जयपुर हो गया, इन सारे कॉलेजेस में पता है क्या होता है, जब आप PG कर रहे होते हैं ना, जैसे कि UG में तो आप स्टूडेंट हो, उधर आपको कोई सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन जब आप PG मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं BMS करने के बाद, तो आप स्टूडेंट सिर्फ नहीं रहते हो, आप उसमें उस टाइम पे एज ए JR कंसिडर होते हो, दैट इज़ जूनियर रेजिडेंस। वो कौन होते हैं जूनियर रेजिडेंस? पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं, जो MD MS कर रहे होते हैं, एक तरीके से वो डॉक्टर ही होते हैं, बट वो अपना स्पेशलाइजेशन ले रहे होते हैं उस टाइम पे, वो होते हैं JR। तो उनको क्या होता है ना कि उनको जो पैसे मिल रहे होते हैं उनको हम सैलरी नहीं, उनको हम स्टाइपेंड बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी हायर स्टडी कहूँ या फिर हायर एजुकेशन उस टाइम पे परस्यू कर रहे होते हैं। तो उनका जो स्टाइपेंड होता है मंथली, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि 5.5 ईयर की BMS करने के बाद AIAPGT एग्ज़ाम आपने जस्ट क्लियर कर लिया, आपकी रैंक बहुत अच्छी आई और आपको BHU अलॉट हुआ, ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आयुष में आपको एडमिशन मिला। फिर वहाँ से आपने अपनी PG करी, तो वहाँ पे अराउंड 49,000 की आपको फ़ी पे करनी होगी। बट आपको पर मंथ जो स्टाइपेंड मिलेगा, जब आप हॉस्पिटल में एज अ JR वर्क करोगे, जूनियर रेजिडेंस, तो एक तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा मिलेगा क्योंकि BHU में बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं आयुर्वेद डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ पे जो आपकी स्टाइपेंड होगी पर मंथ, देखो उसमें होता है कि 3 साल की आपकी PG होती है और ये स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में कम होती है, सेकेंड ईयर में उससे ज़्यादा होती है, थर्ड ईयर में उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ होती जाती है ईयर बाई ईयर। फर्स्ट ईयर में जो आपकी मैं एक्सपेक्टेड बताऊं तो जो स्टाइपेंड होता है वो अराउंड 91,000 होता है। तो देखो ये जो स्टाइपेंड है ना, ये कॉलेज टू कॉलेज और ईयर टू ईयर वैरी करता है, तो ये आप इसलिए ध्यान रखना, मैं एक्सपेक्टेड बता रही हूँ बट इतना होता है। 91,000 पर मंथ आप अर्न कर रहे हो। कैसे अर्न कर रहे हो?
आपने इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई की है, आपने इतने ज़्यादा शिद्दत के साथ 5.5 ईयर की BMS कंप्लीट किया कि आपका जस्ट AIA PGT एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इतनी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आपको 91,000 तक पर मंथ आप अर्न कर रहे हो। डिग्री तो मिल ही रही है, आपको पैसे भी मिल रहे हैं। तो अब बताओ आपका जो स्कोप है या आपकी जो सैलरी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? गवर्नमेंट की वैकेंसी पे डिपेंड कर रही है या फिर आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रही है? ऑफकोर्स आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रही है। अब वैकेंसी में अगर कंपैरिजन करूँ BSc नर्सिंग और BMS में, तो देखो मानती हूँ BMS के लिए थोड़ी वैकेंसी कम आती है और BSc नर्सिंग के लिए जो है वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा आती है। बट यार पोस्ट भी तो देखो, BSc नर्सिंग में नर्स के लिए वैकेंसी आती है और डॉक्टर्स को क्या वैकेंसी की नीड होती है अपना करियर बनाने के लिए या फिर उनको एक अच्छा डॉक्टर बनने की नीड होती है? तो डॉक्टर्स को ना वैकेंसी की उतनी नीड नहीं होती है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप सक्सेस होने पे फोकस करो, चीज़ों को सीखने पे फोकस करो, डिजीज़ को समझने में फोकस करो, ना कि इस बात पे कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रहा तो जॉब कैसे मिलेगी। अरे आप अपना क्लिनिक खोलोगे यार, फिर वहाँ पे पेशेंट आएंगे, जितना इफेक्टिवली आप उनको ट्रीट करोगे उस तरीके से आपकी अर्निंग होगी। साथ ही साथ अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लोगे तो आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। एक तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको 3 साल तक लगातार फर्स्ट ईयर में आपको 91,000 के अप्रॉक्स सैलरी मिलेगी, वो भी पर मंथ मिलेगा। फिर इस तरह से आप सेकंड ईयर में आओगे, थर्ड ईयर में आओगे, तो क्या प्रॉब्लम है? बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो फिर उसके बाद खुद सोचो, जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तो 5.5 साल आपने MBBS पढ़ा, फिर 3 साल की आपने MD MS की, तो आपको लगता है कि इतने नॉलेजेबल पर्सन को वैकेंसी की नीड होगी या इतने नॉलेजेबल होने के बाद आपको अर्निंग में प्रॉब्लम होगी? आपकी स्किल जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिवली आप पेशेंट को ट्रीट करोगे और आपका जो स्कोप है, आपका जो सैलरी है, वो आपकी मतलब आपकी अर्निंग आपकी स्किल पर डिपेंड करेगी। जितने ज़्यादा पेशेंट आएंगे उतनी ज़्यादा पैसे या फिर उतनी ज़्यादा कमाई आपकी होगी। और सिर्फ पेशेंट आने से मतलब नहीं होता है, जितना इफेक्टिवली आप उनको ट्रीटमेंट दोगे। तो देखो डॉक्टर बनने के बाद ना अगर आपने मेहनत से दिल लगा करके अच्छे से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई की है तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है और एक अच्छा डॉक्टर बनना ही बनना है। तो ये कुछ सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से सैलरी मिलेगी। अब एक पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये कि देखो एब्रॉड अपॉर्चुनिटी के बारे में सब बात करते हैं, जैसे कि लोगों को लगता है जिनका बाहर जाने का सपना होता है कि दूसरे कंट्री में जा कर के वहाँ सेटल हो जाएंगे, तो यार उन लोगों को लगता है कि आयुर्वेद अगर पढ़ेंगे तो बाहर जाके इसका क्या ही काम करेंगे। आप मुझे ये बताओ सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बाहर जा कर के किसी दूसरे देश में अगर आप सेटल हो जाओगे तो ये आपकी सक्सेस की डेफिनेशन होगी, या फिर सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि आप अपने कंट्री में हो लेकिन आप इतने ज़्यादा फेमस डॉक्टर हो कि अगर बाहर किसी को क्रोनिक डिजीजेस ट्रीट कराने हैं, आयुर्वेद में आना है, तो लोग आपको जानेंगे कि हाँ इंडिया में इस डिज़ीज़ का इफेक्टिवली इतना अच्छा आयुर्वेद से ट्रीटमेंट होता है, तो चलो इंडिया चलते हैं। उस लेवल पे आप मानोगे खुद को कि हाँ आप सक्सेस हो गए हो। तो ये मत सोचो ना कि आप कहीं और जाओगे तभी सक्सेस होगे। आप इतने सक्सेस बनो कि कहीं और से लोग आपके पास आए ट्रीटमेंट कराने के लिए, तब आपकी सक्सेस रेट डिफाइन होगी। क्योंकि देखो यार मुझे समझ में नहीं आता कि आज के यूथ में कौन सा ट्रेंड चल गया है कि उनको बाहर जाना है, बाहर जॉब करनी है, किसी दूसरी कंट्री में सेटल होना है। आप मेरे को ये बताओ, आप इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में पढ़ाई किया, फिर जब नेशन को सर्व करने का टाइम आया तो आप किसी दूसरी कंट्री चले जाओगे? क्यों? क्या हमारे इंडिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक आर्मी मैन की होती है? हम डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, नर्सिंग स्टूडेंट्स की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपने देश के लिए? तो मुझे तो लगता है कि मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो जैसे कि अभी मैं BSc नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मेरे क्लास में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, इस कंट्री में चले जाएंगे, उस कंट्री में चले जाएंगे, इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, जॉब अच्छी नहीं मिलती। तो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम कोशिश ही तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने मेडिसिन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हर कोई सिर्फ बनी बनाई चीज़ों में करियर ढूंढ रहा है, लेकिन खुद से करियर बनाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो जब खुद में कॉन्फिडेंस होगा, खुद में हिम्मत होगी कि 5.5 साल की BMS पूरी शिद्दत के साथ करोगे आप, और उसके बाद अगर आप प्राइवेट क्लिनिक ओपन करते हैं तो भी आप इतने इफेक्टिवली पेशेंट को ट्रीट करेंगे कि आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाएंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लोगे और वहाँ आप 3 साल तक एज ए स्टाइपेंड अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका BMS का स्कोप और सैलरी था जो मैंने इस लेवल पे आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इसके अलावा भी अगर आपको सैलरी या एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने कमेंट मेंशन कर देना। साथ ही साथ मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि जीमेल एंड इंस्टा ID पिन कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।